प्यारे बच्चों, हम लोग गोधूली के चैप्टर 3 में चल रहे थे। यानी जो चैप्टर 3 था वह था भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं मैक्स मुलर, जैसा कि हमने कल आपको बता दिया था। आज हम लोग वही जो कल का बचा हुआ अधूरा चैप्टर था उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो कल का जो अधूरा चैप्टर था मैंने इस जगह पे आपको छोड़ दिया था। यानी आपको यह बताकर हमने छोड़ा था कि यदि आप विधि शास्त्र का देखिए यहाँ पे है, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपकी विधि संहिताओं के ऐसे इतिहास का जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी में है। यानी ये सब भारत से रिलेटेड कल हमने आपको बता दिया था। तो आज आगे बढ़ेंगे, आज जो बढ़ेंगे वह यहाँ से बढ़ेंगे। कहता है, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत का ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि आप राजनीतिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि आप राजनीतिक करना चाहते हैं तो आपको भारत से सीख लेना चाहिए। जो भारत के पंचायती राज हैं और जो भारत में पंचायतों जो बनाए गए हैं तो उनसे आप ग्राम पंचायत जो हैं उनसे आप कुछ सीख ले सकते हैं, उनका आपको दर्शन करना चाहिए जिससे आपको कुछ राजनीतिक में पता चलेगा। आगे यही में कहता है, लेखक यही में कहते हैं कि भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली, यहाँ है भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। यानी कि जो भारत है ना, यहाँ में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली शुरू से चला आ रहा है और उसके बाद भी जैसे आपने सुना होगा मेहता समिति, तो यहाँ सब इन सभी समितियों के रूप में यहाँ की जो क्या कह सकते हैं, यहाँ का जो राजनीति के क्षेत्र में है आपको यहाँ का दर्शन करने से कुछ सीख मिल सकता है। भारत में कुछ क्या बहुत कुछ मिल सकता है। लेखक मतलब भारत का ही गुणगान करते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसको प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के यह ज्यूस धर्म और यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। यानी कहते हैं कि यदि आप धर्म के उद्भव के रूप में भारत को देखें, धर्म के उद्भव के रूप में यहाँ देखें तो यहाँ का जो भूमि है वह पहले से ही भारत में ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है शुरू से ही। और यहाँ जो बौद्ध धर्म है उनकी यही जन्मभूमि हुई है। पारसियों का जो ज्यूस धर्म है वह यहीं से उत्पन्न हुआ है, जहाँ नित्य का मतलब रोज दिन नए नए या मत के प्रकट यहाँ लोग होते हैं और यहीं आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के कगार पे या अपने रास्ते में जो कठिनाई है उनको दूर करने के उपाय बताने वाले विद्वान यही भारत में आपको मिलेंगे। ये सब कौन कहते हैं? ये मैक्स मुलर कहते हैं अपने भाषण में। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही दुर्लभ हो सकते हैं। आप आज भी किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संवाद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य बात क्यों न हो, भारत वो रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। देखिए अब समझाते हैं आपको। लेखक कहते हैं कि
भारत एक सर्वत्र प्राचीन सुदूर भविष्य का बीच में आप खड़ा होइएगा। अगर आप भारत में जाइएगा तो वहाँ आपको बहुत ऐसे अवसर मिलेंगे, बहुत ऐसे चीज़ मिलेंगे जो विश्व में कहीं मिल नहीं सकता आपको। चाहे आप इसके बारे में आज भी ज्वलंत समस्या इनके पास है जिसमें आप ले सकते हैं अगर जानना चाहें तो, चाहे वह लोकप्रिय शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें या कानून बनाने की बात करें या कानून तोड़ने की बात करें, चाहे आप प्रवास की बात करें या उससे प्रवास या और कोई कानूनी मसला अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप भारत में आपको वह चीज़ प्रयोगशाला के रूप में दिखाई देगा और यह विश्व में आपको और कहीं दिखाई देने वाला नहीं है या इसकी और कहीं कोई रूप नहीं मिल सकती कहीं भी विश्व में। संस्कृत भाषा के द्वारा आपका चिंतन का एक ऐसा गंभीर गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञान थी। यहाँ आपको मानव हृदय की, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने पुस्तक में ज़रूर इसको मिलाइए। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाला पाठ की प्रचुर परिणाम से पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इसी इतिहास की उस अध्ययन में या यूँ कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मस्वरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। यानी लेखक कहते हैं ना कि यदि आप भाषा के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ का जो संस्कृत भाषा उसमें आपको गोते लगाने की मौका मिलेगा और यह ऐसा है जिसमें आपका जो सहृदय मन है वह एकदम शांत और क्या कह सकते हैं एकदम शांत हो जाएगा, जिससे आपकी मन को शांति मिलेगी। आप उसकी गोते लगा लेंगे, भारत में जाएंगे। अगर और इनकी सहायता चाहें तो यहाँ का जो पाठ है ना, जो सदस्यता, यानी कि यहाँ आपको एकता या सदस्यता कहने का मतलब सदाचार की नीति, यहाँ के पाठ को पढ़ने के बाद आपको मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क की अध्ययन की बात करें तो वहाँ बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसमें आप आत्मत्व को, अपने आप को पहचान सकेंगे कि हम क्या हैं और कौन है। अगर इन सबों के बाद भारत के अगर देश में दूसरा नाम रखा जाए तो वह बेकार है। भारत को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, दूसरे नंबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। भारत को सबसे श्रेष्ठ यानी 1 नंबर पे दर्जा इसको दिया जाना चाहिए। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों एवं परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का हो, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें आपको भारत की शरण लेनी होगी। कहता है कि यदि आप भाषा के क्षेत्र में लेना चाहते हो या धर्म के लिए नाम क्षेत्र में लेना चाहते हो, दैवत विज्ञान में हो या दर्शन में हो, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आप भारत में लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। लेकिन और अगर किसी देश में जाए तो वहाँ यह चीज़ आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको भारत का शरण लेना चाहिए, आपको भारत में रहना चाहिए ताकि आपको सही जो आपका चिंतन है वह चिंतन को कर सके, अपने आत्मत्व को पहचान सकें। क्योंकि मानव इतिहास के संबंध में अत्यंत बहुत मूल्य और अत्यंत परमाणुक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत ही संचित है। यानी और सभी को मिलाकर देख लिया जाए तो कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में ही इस चीज़ को क्या किया गया है, संचित किया गया है। आगे बढ़ें। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी समयक अध्ययन व्याख्यान विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यानी यह कहते हैं अपने भाषण में कि यदि वहाँ के स्कूल और कॉलेज में नहीं, ये अपने यहाँ के जर्मनी की बात कर रहे हैं कि यदि यहाँ के कॉलेज और स्कूल के अगर पढ़ाए जाने वाले इतिहास को मिलाकर एक अध्याय, सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए करें तो वो भी भारत के इतिहास की बराबरी
नहीं कर सकता है, समझिए कि भारत का इतिहास कितना लंबा है और किस तरह से है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी में कहा गया है कि मैं आज के भारतीय संहिता की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, मैं आज के भारतीय साहित्य का चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत का उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम संस्कृत है। आप लोग याद रखें कि सबसे अधिक पुराना भाषा कौन सी है? संस्कृत है। बहुत पुराना भाषा संस्कृत है, अत्यधिक प्राचीन। प्राचीन का मतलब पुराना, यानी क्वेश्चन बनेगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ बरगला जाइएगा, तो यहाँ सही इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है। यानी वे कहते हैं कि अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सबों के लिए यह सर्वतिशायी क्यों है, आपको बताएं। तो कहते हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता, यह विशेषता बताते हैं मैक्समुलर साहब, कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। याद रखें, ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है, जिस रूप में आज हम तक पहुँची है, जिस रूप में यह आज हम तक पहुँची है, उससे भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दो भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। किंतु समस्या यह थी कि दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द का निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटानिक भाषा, पुरानी कोटलिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ इतना अधिक भाषा अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा है। इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भविष्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। यहाँ पहुँच गए हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को ऐसी सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भंडार भाषाओं की अग्रजा है, जिसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा से सर्वथा भुला दी गई थी। देखिए, ये सब कुछ नहीं लिखने वाले, रटने वाले नहीं है। यहाँ पे कहते हैं लेखक कि संस्कृत की इतनी बड़ी अवधि है, संस्कृत इतनी बड़ी पुरानी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये ग्रीक और लैटिन भाषा से भी बहुत पुरानी है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, उनसे भी यह पहले की है। तो इक्वल टोटल यहाँ पर यही समझे, एक सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही भाषण के रूप में दिया गया है, यहाँ से कुछ परीक्षा में आने वाले नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आग के लिए संस्कृत का शब्द अग्नि और लैटिन का इंगिस एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे के अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथियनियन, उग्निस और स्कोटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाता है कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इसी शब्द से परिचित थी। आप इसको हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, या आप उसको डाउन कर लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो यहाँ से इस चीज़ को आप उतार लीजिएगा। क्या उतारना है आपको? यहाँ से आर्यों को यह दर्शाता है कि स्लाव और ट्यूटानिक भाषाएं परिचित थी और वे कालांतर में अग्नि शब्द एक दूसरे से करते थे। और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा उतार लीजिएगा। साथ ही लिथियान, उग्निस और कोटनिक,
यहाँ से वाला पॉइंट। साथ ही लिथियानिन, उगनिस और स्केटनिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाता है। यहाँ से आप यहाँ तक उतार लीजिएगा। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहीं हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसह, देखिए संस्कृत की इन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया, प्रचार किए हैं। ये संस्कृत में इसे मूसह, ग्रीक में इसे मूस, लैटिन में इसे मूस, पुरानी, देखिए यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा शायद पिछले परीक्षा में, पुरानी स्लावोनिकी में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में इसे मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में भी जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उस समय मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंगों के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थर या कांच के टुकड़ों को जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता या सांस्कृतिक अवस्था का भी कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया गया है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिन मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, उन सभी लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि है। ये सब कुछ पूछने वाला नहीं है बिहार बोर्ड। आगे पढ़ें तो आगे अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में से एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारे आदि आर्य भाषा एक जैसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव में खिस मंचकर की चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और अत्यंत के योग से बनी हुई असीम जैसी योगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव का व्यक्त करने के लिए भला ग्रीक एसिम जैसी योग क्रियाएं मिलती है। भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। यहाँ से है मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। आगे बढ़े तो आगे कह रहा है, एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। याद रखेंगे इस चीज को। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन एवं एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी नहीं पढ़ पाते, और भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे भी इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी नहीं सिखा पाती। यानी ये कुल टोटल अभी से हम यहाँ तक ले हम लोगों ने देखा, तो इसमें यह बताने की कोशिश करें हैं कि संस्कृत का जो प्रभाव रहा है वो बहुत विस्मरणीय नहीं है, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं।
और यह इतना पुराना है जो ग्रीक लैटिन को भी पीछे छोड़ देती है। आगे बढ़े तो आगे में हम लोग देख रहे हैं, आगे में कहाँ पहुँच गया, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य। यदि यहाँ है संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान एवं रोमन के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी समय में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और सम्मान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाए। तब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं आपको अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो चुकी है। हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझाया जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य विभूत होंगे। संस्कृत की खोज हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे लिए भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। देखिए, आइए कुछ समझते हैं। यहाँ तक लेखक कहते हैं कि हिंदी जो संस्कृत है वह इतनी पुरानी भाषा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये अपने कुछ बचपन की बात बताते हैं कि जब मैं बचपन में था तो किसी स्कूल में गर्मी के दिन था और स्कूल में बैठे हुए थे। उसमें शिक्षक यानी मास्टर साहब टीचर आए और उन्होंने गर्मी के सीज़न में कुछ मजाकिया जैसा बात बोले, लेकिन हम लोगों को मजाकिया जैसा लगा, लेकिन वो सीरियस ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रीक लैटिन और उसी शब्द से भी पहले की एक भाषा है और उसके समान है, उसके जैसा उसको बोला जाता है, वह भाषा संस्कृत है। तो हम लोगों ने सोचा, यानी लेखक कहते हैं अपने बचपन की बात, कि हम लोगों ने सोचे कि शायद आज मास्टर साहब का तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वे कुछ हल्के फुल्के में ऐसे मजाकियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतने कहते कहते 10-15 वर्ड उन्होंने क्या करा, श्यामपट्ट पे यानी कि बोर्ड पे लिख दिया, जो इस तरह के भाषाएं थी। तो आगे बढ़ते हैं। संस्कृत तथा दूसरी 8 भाषाओं के अध्ययन के लिए हमारे लिए बस इतना ही किया हो तो सो बात भी नहीं। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बनने, साथ ही लाखों करोड़ों अजनबियों या बर्बर समझ लेने वाले, यहाँ से पढ़ रहे हैं, बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के एक सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास की एक वास्तविकता रूप से प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पा रहा था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकालते हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते। यानी इतना देर तक ले इन्होंने जो कहा वे सब संस्कृत की भाषा पर रिलेटेड था। उसमें ये कहते हैं कि भाषा विज्ञान के बारे में अगर अब तक जो हमने निष्कर्ष निकाला वे संस्कृत के बिना
पूरा कभी नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज हमारा इतिहास का अध्ययन, आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ उसे पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं, लेखक कहते हैं कि हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है, वह हमें पूर्व में मिलता है और पूर्व के पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसका इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विरासत न भी हो तो भी यह अनुभव आवश्यक होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की थी। सर विलियम जोन्स को आप लोग यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, यानी उन्होंने कुछ कहा था कि जिस समय भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। यानी ये सब यहाँ पे कहते हैं, जब इन्होंने अंग्रेज आने की शुरू जब इन्होंने करा था तो उन्होंने उसमें से एक सर विलियम जोन्स हैं जिनके मन में भारत दर्शन की लालसा बहुत पहले से लगी हुई थी और वे एक दिन की बात है कि 1783 में वे समुद्र की यात्रा कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सभी दृश्यों को दिन भर के देखने के बाद यह जांच पड़ताल किया कि अब भारत हमारे ठीक सामने है। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तब तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तारीन क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के माध्यम अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धारा, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक तो यह बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। कहाँ चला गया? यही देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और संपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े एवं ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने वाले कितने स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूरज अपरांत सागर में डूब रहा है तो उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत का आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट यानी
यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अब अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी की यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपने कल्पनाओं को वास्तविकता से परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है। यूँ कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देश के इतिहासों और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की, तथापि किसी भी नए सिकंदर का यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने को कुछ शेष नहीं रहा। यानी यहाँ कुल निचोड़ देखें इनका, तो ये अपने लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा देखो, भारत बहुत बढ़िया देश है, वहाँ तुम जाओगे ना तो वहाँ मज़ा ही मज़ा है। क्या मज़ा है कि वहाँ का जो पृथ्वी है, जो धरती है, वहाँ सदा स्मरणीय, वहाँ ठंडे ठंडे कूल चलते हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग घूसखोर टाइप के हैं, पैसा दो काम कराओ। तो इस तरह के वहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग बहुत दिमागपूर्ण हैं, यानी उन लोगों के पास दिमागी तो है, पर पहले जब जिस समय वो बता रहे थे उस समय एकता की बात नहीं थी, तब तो भारत उपनिवेश था। तो इन सभी बातों को वे लेखक कहते हैं और यहीं पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें से कुछ प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो आपको हमने समझा चुका था ऊपर कि लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ के जो लोग हैं, वे सभी यहाँ की अविस्मरणीय है, जिसको भूल नहीं सकते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो जिस रूप में हिमालय खड़ा है, जिस रूप में यहाँ नदियाँ हैं, तो इन सबों का देखते हुए वे कहते हैं कि भारत एक परिपूर्ण देश है। आगे क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन आपने पढ़ा कि गाँवों में हो सकते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, आप लोग ऊपर पढ़े हुए बातों को आप इसमें 15 प्रश्न हैं, इनको कर लीजिएगा। और लास्ट में कुछ दिए गए हैं व्याकरण में आपको है कि निम्नलिखित में से 3 शब्द बनाए। उपसर्गों की सहायता से प्र उपसर्ग दिया है, इससे बनाना है तब प्र उपसर्ग। अब आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर आपको यह चीज़ पता नहीं है तो इसके लिए हम एक वीडियो से दिलाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो आपके पास वह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।